भूत किसी वीरान खंडर में, जंगल में या फिर आबादी से दूर पहाड़ों में पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आज के जदीद सोशल मीडिया के दौर में अमेरिका जैसे कई ममालिक भी तहकीक कर चुके हैं और इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस दुनिया में जिन भूत मौजूद हैं और वो इंसानी आबादी में बड़े बड़े शहरों में भी पाए जाते हैं। और इसके मुतालिक सोशल मीडिया के अलावा प्रिंट मीडिया में भी आए रोज नए नए प्रोग्राम्स और आर्टिकल नशर और शाया होते रहते हैं। हमारी ये कहानी भी जदीद दुनिया की कहानी है जो एक ऐसे मशहूर और मारूफ सिंगर के गिर्द घूमती है जिसकी शोहरत मुल्क और बैरून मुल्क यकसा है। उसके गाने टीवी पर, फिल्मों में और नेट पर हर वक्त सुने जाते हैं। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद भी वो सिंगर हर वक्त जहनी परेशानी में मुब्तला रहता है। कोई अनदेखा खौफ उसे हर वक्त घेरे हुए रहता है। उस डर की वजह क्या है? तो चलते हैं उस सिंगर की असल कहानी की तरफ। कमरा अंदर से बंद था। मुसलसल दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था, जिससे आसिफ की आंख खुल गई। उसने दरवाजा खोला। आसिफ भाई, दोपहर होने को है, आप अभी तक सोए हुए हो और शायद आप भूल गए आज शाम को आपका लाइव कॉन्सर्ट भी है ना, जिसे देखने बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं। इस कॉन्सर्ट की भी तैयारी करनी है। फरहान उसका पीए कम दोस्त ज्यादा था। आसिफ ने घड़ी पर टाइम देखा और फरहान से कहा, यार रात को फिर वही पुराना ख्वाब जिसकी वजह से नींद आवर अद्वियात लेना पड़ी। खैर मैं तैयार होता हूँ। फरहान ने नौकरों से आसिफ के लिए नाश्ता लगाने के लिए कहा। आसिफ गैर शादीशुदा था, इसलिए उसके खाने पीने और उठने बैठने की कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी। फरहान उसके गांव का था और सच्चा दोस्त भी था, लेकिन फरहान एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। ग्रेजुएट करने के बाद आसिफ के कहने पर उसके साथ शहर के बंगले में रहने लगा था। आसिफ ने बंगले के अंदर ही एक जदीद म्यूजिक स्टूडियो बना रखा था, जिस पर ज्यादातर अपना वक्त गुजारता था। वैसे तो वो सिंगल था, लेकिन गांव में उसका बड़ा खानदान मौजूद था। माँ, बाप, बहन, भाई और बहुत सारे रिश्तेदार। मगर आसिफ ईद या इमरजेंसी के अलावा वहां का रुख नहीं करता था। वो अपनी कमाई का आधा खर्चा, जो कि करोड़ों में था, अपने घर वालों को भेजता था, जबकि वालिदैन से सिर्फ फोन पर बातचीत करता था। लाइव कंसर्ट शुरू हो गया था। शहर का मरकजी हॉल लोगों से खचाखच भरा पड़ा था और आसिफ के इंटर होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रात के 12 बजे थे। वो भरपूर अंदाज में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सिंगर आसिफ के होश उड़ गए। अरे आसिफ भाई, आपके गाने में किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। ये कैसा मजाक है? पहले तो आसिफ को एतबार नहीं आया, लेकिन कॉन्सर्ट के आखिर में उसने जब गानों की रिकॉर्डिंग सुनी तो वो दंग रह गया। यार फरहान, लोग ठीक कह रहे थे, ये म्यूजिक में रोने की आवाज किसने शामिल की थी? फरहान ने हैरत से सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनी, जिसे सुनकर वो भी हक्का बक्का रह गया। आसिफ ने टिश्यू से अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और फिर किसी गहरी सोच में डूब गया। कॉन्सर्ट खत्म हो गया, हॉल खाली हो गया। वो दोनों भी अपने बंगले में आ गए। फरहान तो अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन आसिफ अपने कैरियर के बारे में सोचता गया। कई सवालात उसके चारों तरफ फिर रहे थे। कौन हो सकता है जो मुझे यूं इस तरीके से तंग कर रहा है? मेरा गाना खराब करने के पीछे उसके क्या मकासद हो सकते हैं? मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये मेरा नया दुश्मन कहां से आ गया है जो मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसके जहन के पर्दे पर काफी सारे सिंगर्स की लिस्ट आ गई, लेकिन आसिफ ने उन सबको क्लीन चिट दे दी। सुबह तक वो सो न सका था। आसिफ के वालिदैन उसकी शादी गांव की किसी लड़की से करना चाहते थे, और ये भी वजह थी जो आसिफ गांव जाने से परहेज करता था। जबकि आसिफ की लाइफ में शहर की लड़की मरियम शामिल थी, जो एक बिजनेसमैन की अकलौती बेटी थी और कराची की मशहूर और महंगी यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थी। ये बात आसिफ के अलावा कोई नहीं जानता था। उनका अफेयर सिर्फ फोन तक ही महदूद था। शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर अमजद की ऑफिस में काफी भीड़ थी और आखिरी नंबर आसिफ का था, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। आइए मिस्टर आसिफ, तशरीफ रखिए। डॉक्टर अमजद ने पुरजोश अंदाज में उसे वेलकम किया। आसिफ उसके सामने बैठ गया। सर, क्या आप मेरे नाम से वाकिफ हैं? आपने मेरे गाने तो जरूर सुने होंगे ना? डॉक्टर अमजद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे आपको कौन नहीं जानता, सुबह शाम आपके गाने ही तो चलते हैं टीवी पर। आसिफ कुछ देर बाद बोला, सर फोन पर आपसे बात हुई थी। दरअसल आपसे इलाज का मकसद सिर्फ ये है, आया कि मुझे सच में कोई नफ्सियाती मसला है या मेरा वहम है। मिस्टर आसिफ, आप खुलकर अपना मसला तो बयान करें। आई एम श्योर मैं आपका इलाज जदीद तरीके से राजदारी के साथ करूंगा। आसिफ ने ठंडा सांस लिया और फिर गोया हुआ। उसकी आवाज पहले पहल तो सिर्फ मुझे सुनाई देती थी, लेकिन अब तो लाइव कॉन्सर्ट में भी हजारों की तादाद में लोगों ने उसकी आवाज सुनी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपने साथ लाया हूँ।
आसिफ ने छोटा टेप रिकॉर्डर डॉक्टर के सामने ऑन किया। म्यूजिक चलते चलते किसी के रोने की आवाज ने डॉक्टर अमजद को भी हैरत में डाल दिया। आसिफ ने टेप बंद कर दी। फिर काफी देर डॉक्टर सोचता रहा। मिस्टर आसिफ, मैं आपके जज्बात बखूबी समझ सकता हूँ। दरअसल आज के जदीद दौर में इंसान मशीनों की तरह काम करते हैं। लोग 24/7 काम करके मुख्तलिफ नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आप भी दरअसल दिन रात मुसलसल कॉन्सर्ट प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन याद रखें, काम के साथ आराम भी करना चाहिए। आप परेशान ना हो, मुसलसल काम और डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो जाता है। बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन और अब तो आम आदमी भी मुझसे नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो। मगर डॉक्टर, वो किसी के रोने की आवाज। आसिफ अब भी परेशान था। मिस्टर आसिफ, मैंने कहा ना, आप घबराएं नहीं। मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ, आप रेगुलर इनका इस्तेमाल करें। और मैं ये भी मशवरा दूंगा कि कुछ दिन काम बंद करके आप कहीं हिल स्टेशन घूमने चले जाएं। हो सके तो अपना मोबाइल फोन भी कुछ दिनों तक ऑफ कर दें। और हाँ, 4 हफ्तों बाद दोबारा मेरे पास चेकअप करवाना है। आसिफ ने दवाई ली। वापसी पर एक बुक शॉप से कुछ किताबें खरीद कर अपने साथ ले आया। उसने फरहान से मशवरा लिया कि मोबाइल फोन बंद किया जाए या नहीं। फरहान ने भरपूर अंदाज में डॉक्टर साहब की तारीफ की। देखो आसिफ, जान है तो जहान है। डॉक्टर ने आपको अच्छा मशवरा दिया है, और वैसे भी लोगों के पास मेरा नंबर तो है ना। इस अरसे में मैं डील कर लूंगा। गर्मी का मौसम है, जल्दी बताओ, मरी का टिकट कब बुक कराऊं? आसिफ ने अपना मोबाइल ऑफ करके अलमारी में रख दिया। उसने कुछ जरूरी कागजात फरहान को समझा दिए, डॉक्टर की दवाई खाई और फरहान से कल शाम कराची से इस्लामाबाद की एयर टिकट बुक करने का कहा। उसने मरी घूमने का प्रोग्राम बना लिया था। वैसे तो पूरा साल मरी में सियाहों का रश लगा रहता है, लेकिन गर्मी के सीजन जून जुलाई के माह में तो रश में इजाफा हो जाता है। आसिफ ने भी मरी की एक महंगी और शानदार होटल में अपना कमरा बुक कराया। वो आज की फ्लाइट में कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गया। मरी में वाकई वो 5 स्टार होटल पहाड़ों से घिरे जंगलात के दरमियान मौजूद थी, जिसका एक दिन का किराया इतना ज्यादा था कि एक मजदूर पूरा महीना मजदूरी करे तब भी वो बेचारा इतना कमा नहीं पाता जितना उस 5 स्टार होटल का किराया था। आसिफ ने खूब एंजॉय किया। मरी में सैरो तफरी और शॉपिंग भी खूब की। डॉक्टर ने सही कहा था। अब आसिफ को लगा कि वो इस मसले से निकल गया है। मुल्क में गजब की गर्मी थी, लेकिन वो मरी की सर्द रात में फुल एसी कमरे में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था कि अचानक कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब पारा 55 डिग्री क्रॉस कर गया तो पसीने में शराबूर आसिफ की आंख खुल गई। अरे, ये एसी तो चल रहा है, मगर ये अचानक कमरा इतना गर्म कैसे हो गया? उसने इंटरकॉम से होटल के मैनेजर को फोन किया। थोड़ी देर बाद एक वेटर और इलेक्ट्रीशियन वहां मौजूद थे। इलेक्ट्रीशियन ने एसी को चेक किया, लेकिन वो तो ठीक चल रहा था। साहब जी, एसी तो ठीक है और मुझे तो ठंडी हवा महसूस हो रही है। आसिफ ने चिल्लाते हुए कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब जी, हमने ऐसा तो नहीं कहा। मगर आसिफ ने बीच में ही उसे टोक दिया। अगर मगर छोड़ो, एसी ठीक हो गया क्या? जी सर, अब एसी ठीक चल रहा है। कमरा दोबारा ठंडा हो गया था, लेकिन आसिफ का मिजाज हनूज गर्म था। उसको कुछ शक जरूर हुआ कि फिर से कोई गैर मर्दी ताकत उसको तंग करने के लिए सरगर्म हो गई है। तभी तो ठीक ठाक एसी के चलते हुए कमरे का टेम्परेचर कैसे अपने आप इतना बढ़ गया था। मैंने तो आज भी डॉक्टर की दी हुई गोली खाई है, या फिर डॉक्टर को मेरी बीमारी ही समझ में नहीं आई। वो खुद कलामी करता रहा और फिर सो गया। मरी का मौसम सुहाना हो गया था। आसमान पर काले गहरे बादल छाए हुए थे। आसिफ भी सारा दिन घूमता रहा। वो ऐसे बरसाती मौसम में अपनी गर्लफ्रेंड मरियम को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ मोबाइल फोन तक महदूद थी। आज के दौर का मशहूर सिंगर बगैर मोबाइल फोन के भला खुश कैसे रह सकता था? मगर उसने डॉक्टर से वादा किया था कि वो उनकी बातों पर अमल जरूर करेगा। आज रात उसने एडवांस कमरे का एसी चेक करवाया। डिनर से फारिग होकर उसने एक रोमांटिक बुक पकड़ी और बिस्तर पर दराज होकर उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो न जाने कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन रात गए तेज तूफानी बारिश की वजह से लाइट चली गई। वैसे तो होटल इंतजामिया ने जनरेटर पर बिजली ऑन कर ली थी, मगर आसपास घना जंगल था और मरी के जंगलों में चीते भी पाए जाते हैं। वहाँ एक मोड़ है जिसे चीता मोड़ का नाम दिया गया है। वहाँ एक बड़ा बोर्ड नस्ब किया गया है, खबरदार ये चीता मोड़ है, इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा सयाह और आम लोग आगे जाने से परहेज करें। इतनी तूफानी बारिश में भला चीता बाहर कैसे निकलता? वो तो किसी गार में छुपा बैठा होगा। लेकिन होटल के चारों ओर खतरा ही खतरा था। नॉर्मल मौसम में रात के इस पल गीदड़, भेड़िए, बंदर और कभी तो चीते की आवाजें उस होटल में मौजूद लोगों की समातों से टकराती थी। गेट पर मौजूद चौकीदार अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पल होटल से बाहर निकले। साहब जी, रात के इस पल आप कहाँ जा रहे हो?
आसिफ के हाथ में सिगरेट था। उसने चौकीदार को जवाब दिया, तबीयत कुछ बोझल सी है, बारिश भी रुक गई है, आप फिक्र ना करें, मैं बस आसपास ही चहलकदमी करके वापस आ जाऊंगा। चौकीदार फिक्रमंद लहजे में बोला, साहब जी जंगल में ज्यादा दूर मत जाना, जंगली जानवरों के अलावा। वो कहते कहते रुक गया। आसिफ ने एक कदम रोक लिए। चौकीदार ने डरते डरते अपना जुमला पूरा किया, जंगली जानवरों के अलावा वहां पर चुड़ैलों को भी देखा गया है। मेरा मतलब है। आसिफ ने गुस्से से उसे झिड़क दिया, जानते हो मैं कौन हूँ? आप अपने काम से काम रखो मियाँ, मैं कोई बच्चा नहीं जो मुझे भूत चुड़ैल से डराते हो। चौकीदार ने माफी मांगी। बारिश रुक गई, मौसम सर्द हो रहा था। आसिफ अंधेरे से बेनियाज जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। दूर से गीदड़ मुसलसल अपनी मखसूस आवाज से चिल्ला रहा था। उल्लू की आवाज तो जंगल को और भी भयानक बना रही थी। आसपास झाड़ियों की सरसराहट से भी आसिफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये कैसी चहलकदमी थी कि वो जंगल से होते हुए झील किनारे पहुंच गया। लोगों के मुताबिक वो आसिफी झील मशहूर थी, जहां डूबकर काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आसिफ झील किनारे पहुंच गया था। वो हर डर और खौफ से बेनियाज झील के गहरे पानी को देख रहा था। वो अपने माजी को याद करके कुछ मुस्तरिब था कि अचानक किसी ने उसे जोर का धक्का दिया और आसिफ झील के पानी में जा गिरा। झील में गिरते ही उसकी आंख खुल गई। ओ मेरे खुदाया, ये कैसा ख्वाब था? फुल एसी की ठंडक में भी वो पसीने से शराबूर था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कपड़े पसीने से नहीं बल्कि झील के पानी से भीग गए थे। ये कौन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है? ना कोई दवाई असर कर रही है और ना ही कोई तदबीर। वो सर पकड़कर बैठ गया। वो डॉक्टर को कोस रहा था। आसिफ पर उसका यकीन नहीं था। सारी जिंदगी नाच गाने को तरजीह दी, नमाज रोजे से तो वो वैसे ही दूर था। रुपए पैसे और शोहरत से भी उसे सुकून मैसर नहीं था। फजर की अजान आ रही थी। आज ना जाने उसके मन में क्या सूझा जो बड़ी मुद्दत बाद मस्जिद का रुख किया। दोपहर की फ्लाइट में उसने कराची वापस जाने का टिकट बुक करा लिया था। उसने मरी का सफर मुख्तसर कर लिया था। शाम को एयरपोर्ट से वो सीधा अपने बंगले की तरफ रवाना हुआ। आसिफ के आने से उसका दोस्त फरहान बहुत खुश हुआ। अरे आसिफ, यूं अचानक मरी का सफर मुख्तसर कर दिया आपने, सब ठीक तो है ना? आसिफ ने फिलहाल मुख्तसरन उसे वहां के हालात और वाकयात बताए और सबसे पहले अपना मोबाइल फोन निकाला और उसे ऑन करके मिस मरियम को कॉल की। काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। आखिर में आसिफ ने उसे शादी का प्रपोजल भी दिया, जिसे उसने कबूल भी कर लिया, लेकिन उसने वालिदैन की रजामंदी से मशरूत शादी के लिए हाँ कही थी। आसिफ को तो पता था उसके वालिदैन इस रिश्ते से खुश होंगे। आसिफ और मरियम के खानदान वालों ने शादी पक्की कर दी। अगले माह आसिफ का दुबई में बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट था। वापसी पर उन दोनों की शादी की तारीख तय हुई और अब तो वो दोनों किसी प्रेमी जोड़े की तरह पार्कों और होटल्स में मिलने लगे थे। रात की तारीकी में एक साया आसिफ के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे की दस्तक ने आसिफ की नींद खराब कर दी। उसने घड़ी पर टाइम देखा। खुद कलामी करते हुए दरवाजा खोलने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? फरहान तो किसी जरूरी काम से गांव गया हुआ है, फिर कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला। सामने फरहान खड़ा था। अरे फरहान, कब आए गांव से और यूं अचानक आधी रात को मेरी नींद खराब करने की क्या जरूरत पेश आई तुम्हें? फरहान कमरे में दाखिल हो गया और खामोशी से एक सोफे पर बैठकर आसिफ को अजीब नजरों से देखने लगा। उसकी अचानक एंट्री पर आसिफ हैरतज़दा रह गया। तुम्हें तो इस वक्त गांव में होना चाहिए था ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मगर फरहान उसे अजनबियों की तरह ऐसे देख रहा था जैसे आसिफ किसी और जुबान में बात कर रहा हो। आसिफ को फरहान की पुरअसरार खामोशी पर हैरत के साथ गुस्सा भी आया। फरहान ने गौर से आसिफ की आंखों में देखना शुरू कर दिया और आसिफ बेखुदी में जैसे हिप्नोटाइज हो गया। वो मुकम्मल तौर पर फरहान के शिकंजे में आ गया था। फरहान ने मकरू हंसी रोकते हुए जेब से एक मशरूब निकाला और वो शीशी आसिफ को थमा दी और फरहान के इशारे पर उसने ट्रांस की हालत में सारा मशरूब पी लिया। फरहान उसकी नजरों के सामने सरद से गायब हो गया और फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद आसिफ को होश आ गया। होश आते ही उसने अपना गला पकड़ लिया। शदीद दर्द की वजह से वो चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी आवाज बैठ गई थी। उसने कमरे में रखी चीजें तोड़ना शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद शोरोगुल की आवाज सुनकर घर के सारे नौकर आसिफ के कमरे में आ गए, लेकिन आसिफ दर्द की वजह से बार बार अपने गले की तरफ इशारा करके उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। एक नौकर ने फौरन डॉक्टर को फोन किया और जल्दी आने को कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर भी वहां पहुंच गया। उसने आसिफ का मुआयना किया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। मिस्टर आसिफ, ये आपने क्या चीज खा ली है जो आपके गले के लिए इंतहाई खतरनाक थी? अब आप सारी जिंदगी गा नहीं सकेंगे। आपकी आवाज मुकम्मल बैठ गई है। मैंने कुछ पेन किलर और अद्वियात लिखी हैं जिससे आपके गले का दर्द तो जाता रहेगा, मगर आसिफ ने जल्दी से उसके हाथ से दवाई ली और बोला, मैं बैरूनी मुल्क इसका इलाज कराऊंगा। डॉक्टर आहिस्ता से कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि बाहर के मुल्क में भी इसका कोई इलाज होगा
और डॉक्टर फिर वापस चला गया। काफी देर बाद उसका दर्द कुछ कम हुआ, लेकिन गला बहुत खराब था, जबकि उसने फौरन फरहान को फोन किया। काफी देर बाद फरहान ने फोन उठाया। आसिफ भाई खैर तो है, इस वक्त आपने फोन किया है? आसिफ ने पूरा जोर लगाते हुए उससे पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो? फरहान ने हंसकर कहा, गांव में मौजूद हूँ, और आपको तो पहले ही पता है। ये आपकी आवाज को क्या हो गया है? आप किस तरह बोल रहे हैं? आसिफ ने फोन काट दिया और उसे यकीन हो गया था कि कोई फरहान के रूप में आया था और उसकी जिंदगी उसकी आवाज बर्बाद करके चला गया। इतने अरसे बाद अब उसे यकीन आया कि भूत भी अपना वजूद रखते हैं। जरूर ये कारिस्तानी किसी भूत की होगी, मगर उसकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है जो अरसे दराज से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सुबह होने से पहले आसिफ ने सारे खानदान और मिस मरियम को भी इतला कर दी। आसिफ के लिए इमरजेंसी थी। सारे लोग उसके बंगले पर पहुंच गए थे। आसिफ के वालिदैन काफी परेशान थे, जबकि फरहान किसी कोने में खड़ा रो रहा था। लंदन के डॉक्टर्स ने भी उसको जवाब दे दिया। उसने हमेशा के लिए गाने बजाने से फिर तौबा कर ली। मरियम को उसकी आवाज से ही प्यार था, सो उसने भी आसिफ से मुंह मोड़ लिया और किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली। इस तरह आसिफ की शोहरत खाक में मिल गई। सारे दोस्त अहबाब उसको छोड़ चुके थे। गाड़ी बंगला सब कुछ बेचकर वो वापस अपने आबाई गांव आ गया था, और कई सालों बाद उसने गांव की एक माजूर लड़की से शादी कर ली जो किसी गरीब किसान की बेटी थी। 20 साल बाद के हालात कुछ इस तरह थे। आसिफ गांव की मस्जिद में पेश इमाम है। वो शोहरत के दिनों में जितना दीन से दूर था, अब उतना ही करीब है। वो दीन की तबलीग के सिलसिले में सारे गांव और शहरों का रुख करता है। फरहान भी वापस गांव आ गया था और वो भी खेती बाड़ी करता है। आसिफ के वालिद तो फौत हो गए, मगर वालिदा अब भी हयात हैं। फरहान की तरह सब यही सोचते हैं कि आखिर आसिफ की इतनी बड़ी तब्दीली का राज क्या है। एक दिन नमाज के बाद फरहान ने पेश इमाम आसिफ से पूछा, भाई आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं ना? मुझे मालूम है कि आपने अपने माजी को भुला दिया है और उस राज को अपने सीने में ही छुपा रखा है जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी तब्दीली आई। आसिफ ने इखलाक से नरमी से उसको जवाब दिया, आओ बाहर खेत में चलते हैं। वो दोनों पास वाले खेत में चहलकदमी करते हुए बातें करते जा रहे थे। आसिफ भाई, आपको मेरी दोस्ती की कसम, मुझे प्लीज ये राज बताइए। आपका ये राज राज ही रहेगा। आसिफ ने तवील ठंडी आ भरी और कहने लगा, तो फिर सुनो। मुझे डराने में, मेरी आवाज खराब करने में और बर्बाद करने में एक भटकती रूह का हाथ है। और जानते हो वो रूह किसकी है? तुम्हें याद होगा ना, स्कूल के जमाने में हमारे साथ गांव के किसान चचा मुनव्वर का लड़का शौकत भी हमारे साथ पढ़ता था, जो बाद में गांव के पास वाली नहर में डूबकर फौत हो गया था। गांव वाले तो समझते हैं कि वो नहर में नहाते हुए गहरे पानी में दाखिल हो गया और डूब गया। बाद में उसकी लाश भी नहर से निकाली गई थी, और फिर किस तरह गांव में उसकी मौत पर कोहराम मच गया था। दरअसल हकीकत कुछ और ही है। वो एक गर्म दोपहर थी। गांव के सारे बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे थे। सिर्फ मैं और शौकत नहर किनारे खड़े थे। वैसे आम दिनों में पूरे गांव के बच्चे उस नहर में नहाते थे, मगर उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा थी और हमारे अलावा वहां कोई भी नहीं था। पहले तो हम कम गहरे पानी में नहाए, लेकिन मेरे बार बार इसरार पर हम गहरे पानी वाले किनारे पहुंच गए। यार आसिफ, तुम्हारी तरह मुझे गहरे पानी में तैरना नहीं आता। अगर मैं डूब गया तो? अरे नहीं यार शौकत, इतना गहरा पानी नहीं है। वैसे भी मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहा चुका हूँ, कुछ नहीं होता। इस तरह मेरे बार बार इसरार करने पर शौकत मान गया। देखो मैं छलांग लगाता हूँ, अगर तैर गया तो ठीक, वरना संभाल लेना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पक्का ना? मुझे डूबता देखो तो मेरी मदद के लिए आओगे ना? देखो अब भी वक्त है, हमें यहाँ छलांग नहीं लगानी चाहिए। अरे शौकत, कुछ नहीं होता, मुझे तैरना आता है, तुम परेशान मत हो। न जाने उस दिन मैं जिद कर बैठा, जो बार बार उसे छलांग लगाने के लिए इसरार करता रहा। बचपन का दौर था, सही गलत में तमीज नहीं थी। मैं असल में उसे तंग करना चाहता था, और फिर आखिरकार शौकत ने मेरे कहने के मुताबिक उस गहरे पानी में छलांग लगा दी। वही हुआ, उसे तैरना नहीं आता था, वो संभल ना सका और मेरे सामने डूबने लगा। बचाओ आसिफ, मुझे बचाओ ना। उसे नहर में यूं डूबता देखकर मेरे दिल में डर बैठ गया कि अगर मैं उसे बचाने के लिए नहर में कूदूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। मैंने असल में उसे झूठ बोला था कि मैं नहर के गहरे पानी में तैर सकता हूँ, पर हकीकत में मुझे गहरे पानी में तैरना नहीं आता था। वो तो हम लोग कम गहरे पानी में सिर्फ नहाते थे। पानी की तेज लहरें उसे दूर ले गईं। मैं वहां बुत बना खड़ा रहा। मैं डर गया था कि गांव वालों को अगर पता चला कि मेरे कहने पर उसने नहर में छलांग लगाई है तो फिर मेरी खैर नहीं। देखते ही देखते वो मुकम्मल डूब गया और मैं खामोशी से अपने घर में आकर सो गया। गुनाह गुनाह ही होता है, चाहे वो लड़कपन में हो या जवानी में, कफारा दुनिया में ही अदा करके जाना है। आसिफ की कहानी कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। एक तवील खामोशी के बाद फरहान में उसके आंसू पहुंचे। इसमें आपका कसूर था, लेकिन शौकत को भी नहर में कूदना नहीं चाहिए था ना?
आप भी उस वक्त बच्चे थे, लेकिन बचपन की बाज गलतियां सारी जिंदगी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। फरहान का कोई भी दिलासा उस पर असर नहीं कर रहा था। मेरे ख्याल में फरहान मरहूम शौकत ने मुझसे बदला ले लिया है और अब वो मुझे मेरे ख्वाबों में भी नहीं आता। फिर वो दोनों दोस्त चहलकदमी करते हुए गांव के कब्रिस्तान पहुंच गए और शौकत की कब्र पर उसके इसाले सवाब की खातिर दुआ मांगने लगे।